नमस्कार। आज का दिन कर्नाटक विधानसभा चुनावों के नतीजों के नाम रहा। कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस को बड़ी बहुमत से जीत दिलाई और अब जल्द ही कल या परसों बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक हो सकती है। 224 विधानसभा से कांग्रेस में बहुमत है, आंकड़े की मजबूती से आगे निकल गई है और बीजेपी का वोट शेयर बना हुआ है, लेकिन सीटें घटकर आधी से कुछ ज्यादा दिख रही हैं और सबसे भारी नुकसान जेडीएस को हुआ है। उसकी सीटें भी चली गई और जो वोट शेयर है वो भी घट गया और वो जो सारा वोट शेयर है कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी को अपने पक्ष में करने में कामयाब रही है। कांग्रेस के लिए खास ये भी रहा कि किस तरह से स्थानीय नेता और राष्ट्रीय जो लीडरशिप है मिलकर एक साथ ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ा है। सोनिया गांधी ने भी अपनी एक रैली की। तो इस सब पर आइए पहले सुन लेते हैं इस समय प्रियंका गांधी पर। गांधी जिन्होंने 34 के करीब यहाँ पे रोड शोज रैलीज की, उन्होंने आज क्या कहा है, सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं कर्नाटका की जनता को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूँ और उन्होंने पूरे देश में आज ये संदेश दे दिया है कि जो राजनीति जनता चाहती है वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रचार हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया। हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके एक तरफ कांग्रेस को बधाई दी है जीत पर, साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को उसके परिश्रम के लिए धन्यवाद किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक की जीत पर ट्वीट किया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी को बधाई। जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मेरी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं। और आइए आगे बढ़ते हैं। डीके शिवकुमार ने भी वो भावुक हो गए। एक ऐसे वहाँ के कद्दावर नेता हैं जिन्होंने बहुत परिश्रम किया है। चुनाव नतीजे देखकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ये। डीके शिवकुमार ने क्या कहा, ये सुनते हैं। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership, and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress, working together is the success. That is what I said on the day. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that, and Mr. Mallikarjun Kharge, that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. So I rather choose to be in jail than having an office. That is the confidence what Gandhi family and the Congress party in the entire country restored on me. I thank all my leaders in the state, including Mr. Siddaramaiah, all the MLAs, all the party officers and the workers from the block to the booth level. डीके शिवकुमार हैं, मुख्यमंत्री पद के एक तरह से दावेदार माने जा रहे हैं। सिद्धरामैया भी हैं जिनमें पूरी मास अपील बताई जा रही है। लेकिन इस सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में हैं। लगातार आप एनालिसिस तो देख ही रहे हैं। वसंती हरिप्रकाश हैं, वरिष्ठ पत्रकार कर्नाटक से, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। अमिताभ तिवारी राजनीतिक विश्लेषक, संजय शास्त्री राजनीतिक विश्लेषक हैं, डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस और मोहम्मद असदुद्दीन प्रवक्ता जेडीएस हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पहले मैं विश्लेषकों के पास वसंती के पास पहले चलूंगी क्योंकि वसंती ग्राउंड में रिपोर्ट करती रही हैं। वसंती, क्या आपको आभास था कि इतनी बड़ी जीत कांग्रेस को मिल सकती है? नहीं निधि, ये तो मैं सीधे सीधे अभी कह सकती हूँ, क्योंकि जब मैं ग्राउंड में थी और उनमें से ओल्ड मैसूर के प्रांत में मैं गई थी और खासकर वरुणा जो कि सिद्धरामैया जी का क्षेत्र है, फिर मंड्या जिसे माना जाता है गढ़ जनता दल सेक्युलर का, पर ये एक स्पष्ट था कि
जेडीएस को उतनी सीटें नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो जो सेंटिमेंट था ग्राउंड पर वो पता चल रहा था। लेकिन यही है, मैं सोचती हूँ कि प्रजातंत्र का कमाल कि इतना जो सरप्राइज रखता है, जो वोटर के मन में क्या है इसको जानना मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सो वो साइलेंट वोटर, द अनडिसाइडेड वोटर, जो कर्नाटका के इतने सारे, जो ऐसा लग रहा था कि एग्जिट पोल के वक्त भी कि हाँ कांग्रेस को शायद लार्जेस्ट पार्टी मिल जाए, लेकिन इतनी बहुमत मिलेगी शायद इसे ये कोई नहीं जानता था। अभी अभी हम देख रहे थे कि डीके शिव कुमार जो बड़े भावुक मतलब बहुत भावुक थे, और लगता है कि ये दिस इज अ हार्ड अर्न्ड विक्ट्री, क्योंकि हमने एज लोकल्स, एज कर्नाटका के रहने वालों में से हमने जो उनको देखा ये कैंपेन करते हुए कि ठीक भाजपा के अलग से अलग था, क्योंकि इन्होंने मुद्दे ऐसे चुने थे और लग रहा था कि हाँ लोकल इश्यूज पे फाइनली हाई कमांड के प्रभाव के बिना ये लोग लड़ रहे हैं। आई वुड कंग्रेचुलेट द कांग्रेस कि ये हार्ड अर्न्ड है। बिल्कुल। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस को ये जीत बहुत मेहनत से मिली है, और जमीन पर अहम ये भी रहा कि तमाम जो राष्ट्रीय नेता थे और स्थानीय नेता थे, उन्होंने मिलकर ये चुनाव लड़ा। हालांकि बिखराव हर जगह होता है, हर राज्य में होता है, हर पार्टी में होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि सब ने मिलकर जो संचालन हुआ वो ठीक गया और कांग्रेस को ये जीत मिल गई, बहुत अहम जीत मिल गई। निधि जी, सही कहा आपने। कांग्रेस के एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े से बड़े नेता तक सबने सामूहिक लीडरशिप का जो है एक जो संकल्पना है उसको ग्राउंड पे उतारने का काम किया। पार्टी का जो रुख था, कैंपेन का जो अंदाज था, वो सकारात्मक हमने रखा। जनता के जो मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है जो कमर तोड़ रहा है आम जनमानस को। बेरोजगारी वहां सबसे ज्यादा चरम पर है। जो गरीबी और अमीरी की जो खाई बढ़ रही है उस पर भी एक बड़ा महत्व का ये बिंदु है। हमने उन्हीं मुद्दों को प्रयास किया कि मुख्य केंद्र में लाए, जो चुनाव राजनीति लोकतंत्र में जरूरी है। मतदाताओं के लिए ईमानदारी से वो उसी पर चुनाव होना चाहिए जो जन मुद्दे हैं, भावना के डॉक्टर अजय प्रकाश, ठीक, आपने ये उपाध्याय, आपने ये कहा कि जो स्थानीय मुद्दे जिसकी चर्चा, अमिताभ आप तो सुबह से ही हमारे साथ हैं, लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन अगर शाम को कोई दर्शक आके टीवी देख रहा है, उसको पता है कि कांग्रेस यहाँ पे जीत रही है, लेकिन अगर अब आके कोई देख रहा है टीवी, आप जरा बताइए दर्शकों को कि कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर क्या गया, क्योंकि जब जीत होती है तो तमाम खामियां छुप जाती हैं, और हार होती है तो तमाम जो खामियां होती भी नहीं वो एकदम सामने आ जाती हैं। लेकिन क्या पक्ष में गया, अगर एक संक्षेप में आकलन? सबसे पहला तो हिस्ट्री गया पक्ष में, कोई भी सीएम 1985 के बाद रिपीट नहीं हुआ। उसके बाद जो प्रॉमिसेस उन्होंने करी अलग अलग सेगमेंट्स ऑफ वोटर्स के लिए, वो ग्राउंड पे चल गई है। कांग्रेस वाज एबल टू कम्युनिकेट। कांग्रेस का एक इशू रहा है कम्युनिकेशन का, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बीजेपी के बराबर ही है, कम नहीं है अन्य राज्यों की अपेक्षा में। तीसरा, सारे जो रीजन्स में बीजेपी मजबूत रही है। कोस्टल कर्नाटका में भी कांग्रेस ने अच्छी सेंध वहां मार दी है, और खास करके हैरानी वाली बात है बॉम्बे कर्नाटका। तो जो आप साइलेंट वोटर की बात कर रहे हैं, यहां पे तो ऐसा लग रहा है कि साइलेंट वोटर इस बार यहां पे लिंगायत समाज रहा है। 70 सीटें हैं लिंगायत समाज डोमिनेंट, जो हमेशा से बीजेपी को सपोर्ट करता आ रहा है। 38 सीटें बीजेपी पिछली बार जीती थी, हमेशा आधे ज्यादा जीतती है। इस बार कांग्रेस 44 सीटें जीती है लिंगायत डोमिनेंट में। अब माइनॉरिटी कम्युनिटी में तो ऑफकोर्स उसका बोलबाला रहता है, और वोकालिगा समाज भी, जो 44 सीटें हैं लगभग, उसमें 29 सीटें कांग्रेस जीत रही है। तो कांग्रेस की यहाँ पे एक सबसे बड़ी कमजोरी थी कि जो सबसे बड़े इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटीज हैं लिंगायत और वोकालिगा, इसका सपोर्ट कांग्रेस को उतना नहीं मिलता था। बट इस बार लग रहा है कि इन्होंने भी कांग्रेस को वहां पे वोट किया। जैसे आप कह रहे हैं कि हिस्ट्री रिपीट ऐसा है, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा हुआ, तो जो इतने बड़े पैमाने पर ये वोट शिफ्ट हुआ, ये इस बार हुआ है या पहले भी ऐसा होता रहा है? नहीं, देखिए 1999 में कांग्रेस को इससे कम सीटें आई थी, 132। 2000 आई थिंक 13 में भी जब येदियुरप्पा और रेड्डी ब्रदर्स ने अलग पार्टी बनाई थी, उस वक्त भी कांग्रेस की 122 सीटें ही आई थी। बीजेपी का वोट शेयर सेम है, लेकिन ये एक मिराज की तरह है। बीजेपी का वोट शेयर नॉर्मली ओल्ड मैसूरू रीजन में उसके ओवरऑल वोट शेयर के आधा होता है,
लेकिन इस बार ओल्ड मैसूरू में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ गया है। इसका मतलब है बाकी क्षेत्रों में बीजेपी का वोट शेयर कम हो गया, तो वहां पे कांग्रेस को एक डबल बेनिफिट मिल गया। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 7% के अराउंड जो वोट शेयर डिफरेंस है उस पे 137-138 सीटों पे कांग्रेस जीत रही है। यहाँ पे तो कम वोट पे बीजेपी जीत जाती है। जी, डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आपने सुना होगा अमिताभ तिवारी को, उनका ये कहना है कि जो डोमिनेंट समुदाय हैं लिंगायत और वोकलिगा, उनका जो स्नेह है इस बार कांग्रेस की तरफ चला गया है, वोट में बदल गया है, सीट्स कांग्रेस को ज्यादा मिल गई हैं। ये एक धक्का है बीजेपी के लिए। देखिए निधि जी, सबसे पहले तो हम कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के जो साथी प्रवक्ता बैठे हैं उनको शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहते हैं और कर्नाटक की जनता को अभिवादन करते हैं। दूसरा, आपने कहा कि जो समुदाय विशेष है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, और ये पिछले 8 वर्षों में हमने देखा है कि कोई कम्युनिटी स्पेसिफिक या रीजन स्पेसिफिक पॉलिटिक्स से आगे बढ़ करके हम लोगों ने नया व्याकरण बनाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात की है और इसका लाभ भी हमको मिला है। और आप जानते हैं कि लाभार्थी वर्ग, जो बेनिफिशियरी वर्ग है, वो किसी एक जाति का है क्या, किसी एक वर्ग का है क्या, किसी एक क्षेत्र का है क्या? तो मुझे लगता है कि कर्नाटक के समावेशी मुद्दों पे, कर्नाटक के सर्वांगीण मुद्दों पे हम लोगों ने निश्चित रूप से बात की है, लेकिन जो नतीजे आए उस नतीजे को विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया है और आत्ममंथन की तैयारी करने को हम क्या निष्कर्ष निकलेंगे, कहाँ काम करने की आवश्यकता है, जिन समुदाय विशेष की आप बात कर रहे हैं वहां क्या कमी रह गई है, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम उस पर तय करेंगे। लेकिन आप भली बात ही जानती हैं कि हम 2 सीटों से हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी और आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं। और अटल जी का मुझे स्मरण आता है, न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो भी मिला वो भी सही ये भी सही। तो मिला है, स्वीकार किया है, पूरी विनम्रता से स्वीकार किया है। अटल जी ने फिर से कहा था सदन में कि हम विजयी हुए, हमें विनम्रता है, पराजय में आत्ममंथन होना चाहिए। तो आत्ममंथन का मार्ग हम तलाश रहे हैं और उस आत्ममंथन के मार्ग पे जो आपके प्रश्न है कि समुदाय विशेष में कुछ कमी रह गई है, प्रतिनिधित्व में कुछ कमी रह गई है, स्टेट लीडरशिप में कुछ कमी रह गई है, ये बिल्कुल विद इन आवर्स तय नहीं होता है। आप जानते हैं हम संगठन आधारित पार्टी है, बूथ पे जाएंगे, शक्ति केंद्र में जाएंगे, संगठन के कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगे कि कहाँ कमी रह गई थी बताइए, और उन कमियों को दूर करने का प्रयास आने वाले समय में हम करेंगे। बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये। तो अगर मैं संजय, अगर आपके पास आऊं, एक अहम बिंदु जो बात कर रहे थे कि जो कम्युनिकेशन है, कांग्रेस ने इस बार बहुत अच्छा कम्युनिकेशन, संवाद, ज़्यादा जल्दी से जुड़ गई लोगों से वहाँ पर, ये बीजेपी नहीं कर पाई। लेकिन बीजेपी की खासियत ये रही है कि वो सबसे पहले कम्युनिकेट करती है। तो अड़चन या कहाँ पर ये बदलाव रहा या कमी रही? एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है इस बार बीजेपी को कम्युनिकेशन के इशू में, कि जो इशू में ये इलेक्शन वाज वन एंड लॉस्ट, जो लोकल मुद्दे हैं, बिकॉज ये बोम्मई सरकार बहुत अनपॉपुलर थे, इसके ऊपर बीजेपी लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि एज फार एज पॉसिबल उनका फोकस सेंट्रल लीडरशिप पे रखना, इट वाज अ बेटर थिंग फॉर देम। तो ये एक इशू हुआ कि बीजेपी कुड नॉट रेज इश्यूज दैट शुड हैव बीन रेज्ड। जो इश्यूज रेज होना चाहिए थे, लोकल इश्यूज, ये नहीं रेज कर सकते थे। ये एक इशू था, जब लोकल इश्यूज रेज करते हैं तो लोगों का ध्यान इमीडिएटली जो बोम्मई सरकार के ऊपर होता था, जो बहुत अनपॉपुलर था। जो सरकार में खुद है उसके लिए मुश्किल हो जाती है कि अपनी सरकार में कहें कि हम ये और बेहतर कर सकते थे। जो ये लोकल स्थानीय मुद्दों की बात कही कांग्रेस ने, आज हमने देखा प्रियंका गांधी इस बात को दोहरा रही थी और उसी पर डटे रहे कांग्रेस की जो प्रचार था लोकल मुद्दों पर, वोकल फॉर लोकल, जबकि बीजेपी ने राष्ट्रीय मुद्दे सामने रखे। आपका क्या एनालिसिस था जब आप ग्राउंड पर ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में जा रही थी, क्या आपका आंकलन रहा? तो सबसे पहले निधि, ये जो पहले वो जो वोकलिगा और लिंगायत की बात चल रही थी, मैं अपने दर्शकों को, ये आपके दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ये एक ब्लॉक नहीं है। यानी कि अगर हम लिंगायत समाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरा लिंगायत समाज को एक ब्लॉक माना जाता है। वो उसमें काफी सारे कॉम्प्लेक्सिटीज तो हैं, यहाँ तक कि शेड्यूल्ड कास्ट लिंगायत तक भी हैं। तो अभी और भी अभी कुछ दिनों में ये चर्चा और फिर स्टडीज जब
स्पष्ट रूप से हम समझने लगेंगे। मुझे कोई बता रहा था भाई उसमें किसान भी हैं, उसमें सब तमाम लोग हैं, तो एक मोटे तौर पर समझने के लिए ये है। बिल्कुल हाँ, तो एक तो ये है, और मैं तो ये भी सोच रही थी कि जो कांग्रेस के लिए अभी जो वोट आया है, एक तो उनके लोकल मुद्दों की पर ये कैंपेन करने की जीत तो है ही, उसके साथ नेगेटिव वोट ऑफ बीजेपी है, क्योंकि वो नाराजगी जो थी कि ये परफॉर्म कर ही नहीं रहे और उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं, और उसके लिए हमें एक मौका भी नहीं दे रहे हैं कि हम लोकल अपने नेताओं से बात कर सकें, क्योंकि पीएम मोदी जी जो थे, रैली पे रैली, रोड शो 22 जगहों पे, इंक्लूडिंग हैदराबाद कर्नाटका, जिसको अभी कल्याण कर्नाटका कहा जाता है, कित्तूर कर्नाटका जो कि बॉम्बे कर्नाटका के रीजन से हम लोग जानते थे। तो इन सारे रीजन्स में काफी नाराजगी थी, क्योंकि हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि एक बैंगलोर को देख के कर्नाटका के बारे में निर्णय किया जाता है, और या तो वो माइंडसेट ऐसा होता है कि अच्छा ये बैंगलोर में तो फिर भी बीजेपी ने बेहतर किया है। नहीं, वो तो किया है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये कि वहां की गरीबी, वहां का जो गुस्सा, उसको इतना अकाउंट में नहीं लिया गया था। जब मैं ग्राउंड पर जा रही थी तो ये साफ नजर आ रहा था कि एक तरफ से ये जो मतलब प्राइस राइज तो खैर कल कांग्रेस भी आएगी तो शायद कुछ न कर पाए, लेकिन बीजेपी का नॉन रिस्पॉन्स जो है उसका उन्हें अभी काफी मतलब ये उठाना पड़ा है। बिल्कुल नॉन रिस्पॉन्स। हाँ, तो मैं इसको कहता हूँ एल क्यूब है, लेडीज। महिलाओं ने कांग्रेस को 11% ज्यादा वोट किया है बीजेपी कंपैरिजन में। तो वहां पे आपका ये सारी जो आप स्कीम्स बता रही थी, 2000 रुपए फैमिली हेड को और फ्री बस पास, ये बहुत अहम बात आपने कही कि 11% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया, क्योंकि एक जब ये चुनाव प्रचार पे तमाम अखबारों में खबरें थी तो 50 सीट्स ऐसी 50% सीट्स 112 हाँ। महिलाएं ज्यादा है। तो शायद ये जो वादे किए गए प्रति महिलाओं को इतना देना या बस में फ्री राइड्स करना, ये भाग गया वहां पे लेडीज। दूसरा एल है लोकल, जो हम लोग सब सुबह से बात कर रहे हैं, लोकल मुद्दों को उन्होंने उठाया है। और ये आज कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है कांग्रेस की। अगर आप कांग्रेस ने बीजेपी को ये पिछले 9 सालों में सिर्फ 3 राज्यों में हराया है, अगर हिमाचल को छोड़ दे तो, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, वहां भी ऐसा ही एक कैंपेन रन किया गया था। और तीसरा है लाभार्थी। अब लाभार्थी यहाँ पे जो है, वो बीजेपी जो लाभार्थी को पिच कर रही है लोगों को, वो केंद्र के लाभार्थी हैं, केंद्र की योजनाओं के लाभार्थी हैं। कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता या उसका आप मैनिफेस्टो भी उठा लें तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम की अचीवमेंट्स नहीं है। ये बात पासवान जी से पूछते हैं। आप ये बताइए गुरु प्रकाश जी, जो ये महिला वर्ग था, बीजेपी ने भी वादे किए थे, 3 गैस सिलेंडर की बात थी और 3 हमारे त्योहारों में भी 1 गैस सिलेंडर की बात की गई थी। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए वादे नहीं किए थे, लेकिन वो क्यों नहीं पहुंचते वो जी? देखिए, मैं पूर्व की वक्ता को सुन रहा था और मैं उनके आकलन से पूर्णतः सहमत नहीं हूं। जब वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी स्थानीय मुद्दों पे बात कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों पे बात कर रही थी। जहां तक मुद्दों की बात है और कर्नाटक के राजनीतिक विमर्श की बात है, हम लोगों ने क्या प्रमुख बातें की? अगर आपको ध्यान होगा, शिवमोगा में एयरपोर्ट बने, ये हम लोगों ने इसकी बात की। हम लोगों ने बात किया कि बेंगलोर शहर के लोगों के लिए मेट्रो बने और उस मेट्रो से कनेक्टिविटी एयरपोर्ट तक, हमने इसकी बात की। हमने बात की कर्नाटक में हाईएस्ट एफडीआई कैसे आए, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम कैसे आए, यूनिवर्सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कर्नाटक के मुद्दे। अगर आप हमारी नेताओं के भाषणों का आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि हम लोगों ने इन मुद्दों पे बात किया है। और जहां तक राष्ट्रीय विमर्श का हमारे ऊपर आरोप लग रहा है, देखिए, अगर कल को जब कर्नाटक के विधानसभा चुनाव का इतिहास लिखा जाएगा तो ये जरूर याद किया जाएगा कि हम लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। बजरंग बली की बात हो, ये बजरंग दल की बात हो, ये कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की। ऑलरेडी बैंड संगठन है पीएफआई, उसकी बात कांग्रेस ने की। गुरु प्रकाश जी, मेरे दोनों पैनलिस्ट यहाँ पर आपको रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मैं आपसे महिलाओं के बारे में समझना इस समय चाह रही थी, क्योंकि अगर 11% ज्यादा जो महिलाओं ने अगर वोट ऐसे किया है कांग्रेस के लिए, तो ये समझने की और आंकलन की बात है। वसंती, आप और आप संजय, आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे? आफ्टर यू। हाँ, बताइए संजय। जो सर ने बताए थे कि अभी एयरपोर्ट बिल्ड किए शिवमोगा में, वो अच्छी बात है, लेकिन जब आप एनडीटीवी के साथ वो लोकनीति सीएसडीएस सर्वे थे, जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, बेरोजगारी और प्राइस राइज। ना अभी एयरपोर्ट
बनाना, रोड्स बिल्ड करना, ये दोनों चीज का एड्रेस नहीं करते हैं। वो कांग्रेस का जो 5 प्रोमिसेस थे वो डायरेक्टली इस इश्यूज को एड्रेस करते हैं। एंड ये इलेक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कांग्रेस ये जो महंगाई का इशू है, बेरोजगारी का इशू है, इन दोनों पे बहुत ज्यादा फोकस किए थे। और बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आ गया बहुत लेट आ गया, इट वाज ऑलमोस्ट वो रिएक्टिव था। और उससे पहले कांग्रेस ने सभाएं करते करते अपनी बात पहुंचा दी थी। वही कम्युनिकेशन की बात ये आती है कि कांग्रेस अपनी बात पहुंचा पा रही थी पहले, और जब तक बीजेपी का चुनावी वायदा आया तब तक काफी देर हो चुकी थी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, लौटते हैं। मैं ठीक है, एक ब्रेक ले। तो हम कर्नाटक के नतीजों को इस समय समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हार हुई है या वो जो जीत हुई है किस तरह ये हो पाई है 2024 के चुनावों से पहले, लोकसभा चुनावों से पहले। तमाम विश्लेषक एक तरफ से हमें ये साफ कर रहे हैं कि भैया जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें मुद्दे अलग होते हैं, वो बात ही कुछ और होती है, ये विधानसभा चुनाव हैं, ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पर हम ठीक कर सकते थे? और तो अमिताभ, आप ब्रेक में हमें समझा रहे थे कि यहाँ पर कहाँ पे और चूक हो गई, या कांग्रेस को किसका फायदा मिल गया? कांग्रेस को फायदा ये मिल गया कि देखिए, ऑपोजिशन में आप वादे कर सकते हैं और उसके ऊपर जनता बिलीव करे या ना करे, लेकिन एज एन इनकम्बेंट आप वादे नहीं कर सकते। जनता कहती है कि आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। आप बेंगलोर को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात मैनिफेस्टो में बहुत डिटेल्ड में है, बहुत डिटेल्ड है, बहुत अच्छा है, लेकिन पिछले 5 साल में क्या किया, क्यों नहीं हुआ इसके ऊपर काम? मेट्रो से लिंक करेंगे, क्यों नहीं हुआ काम? तो इनकम्बेंट सिर्फ वादे नहीं कर सकता, उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चुनाव। वसंत, आप तो वहाँ पे लोकल हैं, आप भी संजय, क्या वहाँ पे जो नंदिनी का मुद्दा, क्योंकि जब सुबह जीत हो रही थी और हमारे तमाम सहयोगी वहाँ पर मौजूद थे बीजेपी मुख्यालय में, तो एनालिसिस जो थी कि भाई तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और जो नए चेहरों को लेकर आई ये बात थी, फिर नंदिनी को लेकर कि क्या वाकई में वहाँ पे सेंटिमेंट को हर्ट करा? देखिए, उस वक्त जब ये नंदिनी का जो हुआ, जो कंट्रोवर्सी हुआ, उस वक्त सबसे पहले जो आम आदमी और औरत को जो हम लोगों को ये लॉस हुआ कि हमें दही मिलते ही नहीं थे, मतलब दही के पैकेट्स नहीं मिलते थे। इट वाज रियली नॉट अवेलेबल, सो दैट वाज द डायरेक्ट इम्पैक्ट। चाहे वो डिस्कोर्स जो भी चल रहा हो, उस पर काफी सारे सेंटिमेंट भी मतलब लोगों ने व्यक्त किया, क्योंकि नंदिनी जो है जो होम ग्रोन ब्रांड है। पर निधि, सबसे पहले तो हम ये भी सोच रहे थे कि काफी कुछ ऐसे नीडलेस मुद्दे उठाए गए टू एंड पॉलिटिसाइज किए गए दोनों तरफ से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जस्ट बिकॉज कांग्रेस अभी जीत गई है इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी खामियां ना बताएं। सबसे पहले ये कि कांग्रेस ने भी भ्रष्टाचार को, हालांकि 40% सरकार ये इन पर अपवाद जो लगा उसको वो काफी था, लेकिन कांग्रेस ने भी इस पर इतना एक्शन नहीं लिया या उसको इतना सीरियसली नहीं उसको वो ट्रीटमेंट दिया। तो अभी मुझे लगता है कि कुछ इनमें से ये जो हुआ सो हुआ, आगे जो चुनाव है उसमें ये सीख है कि भाजपा को ये नहीं समझे कि सिर्फ प्रधानमंत्री आखिरी वक्त आएंगे, रैली पे रैली करेंगे। क्योंकि जो प्रवक्ता कह रहे थे, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ, लेकिन हमें अपने नेता लोगों से मिलने का मौका इतना नहीं मिला, क्योंकि ये बड़े बड़े रैलीज जो हैं उसी में जो है, तो जो लोकल एस्पिरेशंस हैं जो लोग उसको बताना चाहते थे। बिल्कुल, ये गुरु प्रकाश जी, एक मैं आपको बता दूं, आज सुबह अमिताभ बता रहे थे हमें कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़े से लेजी हो गए, प्रधानमंत्री को बुलाते हैं, उनको सबसे ज्यादा मेहनत करने के लिए बोलते हैं और वो ज्यादा सड़कों पर या काम नहीं कर रहे, ऐसा है। और जिस तरह से वसंती ने बताया, जो लोकल लीडरशिप है वो ज्यादा नहीं दिखी। पासवान जी, सॉरी, एक ही मैं बताना चाहती हूँ कि खुद आपके विधायक ने चिकमगलुरु में ये कहा कि अच्छा है कि हमें जनता के सामने नहीं जाना पड़ रहा है, क्योंकि वो गुस्सा है, वो नाराज है हमसे, एंड दे विल व्हेन दे सी मोदी जी देन थिंग्स विल बी गुड। सो ये जरूर बीजेपी को ये सुधार करना चाहिए कि लोकल लेवल ये कांटेक्ट बनी रहे और लोकल मुद्दों को आगे उठाएं। नहीं, देखिए, विश्लेषण आपका काम है और हम कागज कलम के साथ बैठे हैं, नोट्स दे रहे हैं। कागज कलम नहीं, जमीन पे पांव रखा है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि आज
और आप जानते हैं वसंती जी और दीदी जी जानती हैं कि हम लोगों ने 2 सीटों से शुरुआत की थी और 2 सीटों से शुरुआत करके आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बने हैं। तो इसके पीछे कुछ तो कारण रहे होंगे, कुछ तो रीजंस होंगे ही जो हमारी मेहनत और हमारे सो नोबडी इज राइटिंग ऑफ बीजेपी ना। आपके मतलब एक तरफ से ये अच्छा है कि ये जो वक्त है उस पे सीखने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस ने इतनी गलतियां की हैं जो अभी इस इलेक्शन में उन्हें वो काम आया है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अभिनंदन हो रहा है। यहाँ पे रणदीप सुरजेवाला जो प्रभारी कर्नाटक के रहे वो भी हैं, डीके शिवकुमार, सिद्धरमैया, वेणुगोपाल, ये जो जिन लोगों ने संचालन किया वहाँ पे रहे, डटे रहे, ये बहुत अहम है। एक सवाल जो मुख्यमंत्री को लेकर आ रहा है, हमारे साथ कांग्रेस के उपाध्याय जी हैं बने हुए, क्योंकि आपको याद होगा कितना समय लगेगा। आप देखिए कल तो विधायक दल की बैठक हो सकती है या दूर दराज से आएंगे, कल या परसों विधायक दल की बैठक होगी। आपको क्या, मैं उनके पास भी जाऊंगी, जेडीएस के, माफी चाहती हूँ, लेकिन अजय उपाध्याय मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि हमें वो दिल्ली का दृश्य याद है जब दिल्ली में तीसरी बारी शीला दीक्षित ने जीत दिलाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री उनको अनाउंस करने में बड़े दिन लग गए थे। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं होगा ना? देखिए, पार्टी का एक अपना प्रक्रिया है। पार्टी उस प्रक्रिया के तहत विधायकों से राय मशविरा लेकर के कार्यकर्ता, और जो ये चेहरे दिख रहे हैं, इन लोगों ने जिस तरह से काम किया है, सबकी सहमति से, सर्वानुमति से जो उचित होगा, जो कुशल प्रशासन की भूमिका में जो हो सकता है कर्नाटका के लिए बेहतर होगा, वही काम पार्टी करेगी और बहुत जल्द इसका भी निर्णय हो जाएगा। आपको, आपके माध्यम से देश के अन्य लोगों को भी जानकारी मिलेगी। 1-2 बात जल्दी से मैं पूरा करना चाहता हूं। जैसे कि पूरे एनालिसिस में एक बात सबसे मिसिंग है, मुझे लगता है विश्लेषक इस पर जरूर ध्यान देंगे। भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटका में 21 दिन चली, 7 जिलों से होकर गुजरे हम। पार्टी को एक करने में, काडर को रिवाइव करने में, कर्नाटका के लिए कहिए तो एक नैरेटिव सेट करने में, एक शेप देने में इस यात्रा का बड़ा रोल है। राहुल गांधी जिस तरह कॉर्नर मीटिंग कर रहे थे, अलग अलग समाज के लोगों से, मछुआरे से, इंटेलेक्चुअल से, सामान्य लोगों से मिल करके जो इश्यूज थे वहां के, उस इश्यू को ही लिया था, जिसको हम लोगों ने बाद में गारंटी में 5 गारंटी के तौर पे कुछ कहना चाह रही है जी, वो 20 दिन तक थे कर्नाटक में राहुल गांधी जी। बसंती कुछ कह रही हैं। देखिए, जब ये जीत मिल चुकी है कांग्रेस को तो ये सहज है समझना कि भारत जोड़ो यात्रा, और वो ठीक भी है कि उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज और रीजन से ये निकला, लेकिन क्यों फिर कांग्रेस ने कभी इस बात को, भारत जोड़ो अभियान को, उसका जिक्र तक नहीं किया कैंपेनिंग में? ना हमने तो ना लोकल लेवल में सुना, क्योंकि अभी जो मैं सुबह भी एक चैनल पे जब विश्लेषण हम लोग कर रहे थे निधि, वी मेड एन ऑब्जर्वेशन कि किसी ने भी सुना ही नहीं वो भारत जोड़ो अभियान। आपका ऑब्जर्वेशन है, मुझे पास समय बहुत कम है, मैं माफी चाहती हूँ मोहम्मद असदुद्दीन, आपके पास मैं इतना लेट आ रही हूँ। जेडीएस कल तक किंग मेकर बन रही थी, कह रही थी, हंग विधानसभा की बात कर रही थी, लेकिन आज हम देख सकते हैं सीट भी कम, वोट शेयर भी कम। देखिए मैम, हमारा जो विजन था, एक वेलफेयर स्टेट का एजेंडा लेकर हम पब्लिक के बीच में गए थे और काफी अच्छे जो है ना हम लोगों ने स्कीम्स का अनाउंसमेंट किया था। लेकिन जनता ने जो हालात देखे यहाँ पर पिछले 3.5 साल में, जिस तरह से जो है ना यहाँ पे मैल एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन, मुख्तलिफ मज़ाहिब के बीच के लोगों में नफरत पैदा करना और नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाना, इन तमाम चीजों की वजह से इस द्रविडियन स्टेट में लोग बहुत ज्यादा जो है ना भाजपा के खिलाफ हो चुके थे। वो विकल्प ढूंढ रहे थे और वो विकल्प के तौर पे उन्होंने जनता दल सेक्युलर की जगह पर कांग्रेस को एक बेहतर विकल्प समझा और इस तरह उन्होंने जो है ना अपना कांग्रेस का साथ दिया। अब इसमें कांग्रेस कहीं पर यह भी क्लेम नहीं कर सकती कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा का कोई बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। पॉजिटिव कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई ज्यादा चीजें नहीं हुई कि जिसकी वजह से जो है ना उन्हें वोट मिला हो। ये एंटी इनकम्बेंसी का सारा बेनिफिट उनको मिला है। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जैसा अभी मुझसे पहले अपने विश्लेषक मोहतरमा ये कह रही थी कि कैंपेनिंग के दौरान कांग्रेस ने उसका जिक्र भी नहीं किया। मैं एक और पॉइंट की तरफ आपका इशारा करना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा, जिसका मकसद ये बताया जाता है कि अपना रवादारी, एकजहती, धर्मों के बीच में जो है ना मोहब्बतों को बढ़ाना, अगर ये वाकई ये मतलब था, अगर यही मकसद था कम्युनलिज्म को कम करना, तो मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस जितने भी दिन कर्नाटका में भारत जोड़ो यात्रा लेकर चलती रही, उस वक्त जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी कम्युनलिज्म को फाइट करने की,
हिंदुत्व की लेबोरेटरी कोस्टल कर्नाटका, कांग्रेस ने वहां पर कोई टाइम नहीं दिया, उस तरफ का रुख भी नहीं हालांकि किया। इस बार सीट मिल गई है कांग्रेस को वहां पे। आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी, मैं माफी चाहती हूँ, समय मेरे पास इतना ही है। आप तमाम दर्शक, आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन चुनावी आज दिन रहा है कर्नाटक के लिए, बहुत महत्वपूर्ण दिन, और आगे भी हमारे चैनल पर इसका विश्लेषण चलता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेने के लिए कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ कई अहम चुनाव हुए हैं। लोकसभा की एक सीट उपचुनाव जो हुआ वो आम आदमी पार्टी ने जीत लिया, कुछ उस पर भी रुख करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब देश की बात में बात हम उत्तर प्रदेश की भी कर लेते हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। यहाँ यूपी नगर निगम की सभी 17 सीटें जीती हैं। वहीं नगर पंचायत और नगर पालिका में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। यूपी निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 50 रैलियां की थी और उन्होंने रैलियों में कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाया था। मुस्लिम मतदाताओं में सपा, बसपा और कांग्रेस के बीच जबरदस्त बंटवारा देखने को मिला है। दिलचस्प बात यह रही कि बीजेपी के भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। बीजेपी के 6 मुस्लिम पार्षद चुनाव जीते हैं। जीत के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जश्न मनाने यूपी बीजेपी के दफ्तर पहुंचे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नतीजों पर चुप्पी साधी हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। यूपी के बारे में पूछूं, एक तो ये कि जो बीजेपी के मुस्लिम पार्षद थे वो जीते, ये अपने आप में अहम है, और दूसरा ये कि समाजवादी पार्टी सीट नहीं जीत पाई। देखिए, नगर निगम का जो चुनाव है उसमें पिछली बार भी समाजवादी पार्टी कोई सीट नहीं जीती थी। यानी जो मेयर का जो चुनाव है उसमें बसपा को 2 सीटें थी और बीजेपी को 14 थी। इस बार 17 की 17 बीजेपी ने जीती है। उसमें बीजेपी को फायदा जो होता हुआ मिल रहा है वो है कि आपको जो ऑपोजिशन वोट स्प्लिट हो रहा है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ने तो 17 में से 11 मेयर कैंडिडेट जो थे वो मुस्लिम समाज के उतारे थे इस बार, तो क्लियर डिवीजन ऑफ वोट्स हो गया। जैसे जैसे आप उससे नीचे आएंगे, यानी नगर निगम से नगर पालिका पे आएंगे और नगर पंचायत पे आएंगे, तो बीजेपी की सीटें थोड़ी कम होती जाती हैं, लेकिन फिर भी उसको समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की सीटों को अगर ऐड कर देंगे आप तो भी उससे ज्यादा सीटें। तो देखिए, अर्बन सीट्स हैं। अर्बन सीट्स में बीजेपी नॉर्मली स्ट्रांग रही है हिस्टोरिकली। जब बीजेपी की सरकार यहां पे नहीं भी थी 2006-2007 में, तब भी बीजेपी यहां से जीत करके आई थी। अर्बन में एस्पिरेशनल इश्यूज चलते हैं, डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, नेशनलिज्म, और योगी गवर्नमेंट का जो स्ट्रांग उन्होंने एक लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो अपना एक पिच बनाया है वो जरूर हमें अर्बन ऑडियंस के साथ चलता हुआ दिख रहा है। और 6 जो मुस्लिम पार्षद बीजेपी के जीते हैं, क्योंकि वो भी एक मैसेजिंग भी है, क्योंकि अभी तक ये था कि कोई मुस्लिम नाम का नहीं होते हैं जी। तो उसमें क्या है कि मुस्लिम समाज में वहां 3 धड़े क्लियरली हो गए हैं। पहला है जो मेजॉरिटी पार्टी के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप चाहता है, दूसरा है जो उस पार्टी को वोट करता है जो बीजेपी को हरा सकता है, और तीसरा है जो अपने समाज के कैंडिडेट को वोट करता है, चाहे जिसने भी खड़ा किया हो। AIMIM भी वहां पे जीती है कुछ सीटों पे, तो इसका फायदा जरूर बीजेपी को मिल रहा है। उन्होंने आई थिंक बहुत सारे कैंडिडेट्स दिए थे और उसमें से 6 कैंडिडेट चुन के आए हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि पसमंदा समाज जो है उसको आउटरीच कर रही है बीजेपी, और उसका फायदा होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहरहाल आज एक अहम खबर ये भी रही, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जालंधर की जो लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ था वो जीत लिया है। तो एक लोकसभा सीट अब आम आदमी पार्टी ने जीत ली है, वो भी अपने आप में आज की अहम जीत रही, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे, लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। एक और तस्वीर है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आज यहाँ की उनके जो सांसद हैं राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की आज सगाई हो रही है। राघव चड्ढा का सरकारी निवास जो है इस मौके पर खास तौर से
सजाया गया है और उनकी बहन जो है परिणीति की, प्रियंका चोपड़ा भी एयरपोर्ट के शॉट्स हैं कि वो आई हैं इस आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और अब कोलकाता ले चलते हैं। फिल्म अभिनेता सलमान खान आज कोलकाता पहुंचे। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनके आवास पर मुलाकात की। ममता बनर्जी ने शॉल उड़ाकर सलमान का स्वागत भी किया और खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा था। सलमान आज ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के ग्राउंड में दबंग द टूर रीलोडेड नाम से एक प्रोग्राम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में सलमान के साथ जैकलीन फर्नांडिस, कटरीना कैफ, सोनाक्षी सिन्हा, पूजा हेगड़े, प्रभु देवा, गुरु रंधावा के अलावा कई अन्य बॉलीवुड के स्टार्स शामिल हुए हैं। और इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।